बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आप अक्सर ये देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे कि मैं एक ही शब्द प्रयोग करता हूं, बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का नमस्कार। क्यों? बहनों का नाम क्यों पहले लेता हूं? आपने देखा होगा, चाहे राम के पहले लगे सीताराम, चाहे कृष्ण के पहले लगे तो राधा का नाम लगता है। महिलाओं को जिसने सबसे आगे रखा वो समाज कभी पीछे नहीं हो सकता। दोस्तों, आज सुबह मैं चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, कल भी ये बात थी कि कुछ बोला जाए, तो सोचते सोचते बात आई कि क्या बोला जाए, क्या विषय रखा जाए। तो विषय रखा कि नौजवानों को, नौजवान राजनीति में, व्यवसाय में, उद्योग धंधों में, नौकरियों में कैसे आगे आए, कैसे आगे बढ़े, ये बताना है। ये बताना क्यों जरूरी है, ये बात भी बताता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी जाति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों का और अपने पड़ोसी का जिसको चिंता नहीं होती, वो आदमी स्वार्थी कहलाता है। और जो दूसरों का ख्याल रखता है वो परस्वार्थी कहलाता है। मैंने ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जिस लाइन से राजनीतिक क्षेत्र में जाता है, अगर अचानक उसको एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ जाए और किसी पार्टी विशेष को पैसा दे आए और टिकट ले आए, या उसका पिता खत्म हो जाए और पहले से उसको कोई राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है और उसको अचानक लड़ा दिया जाए और वो जीत जाए या और बड़े पदों पे पहुंच जाए, लेकिन वो समाज सेवा के मामले में शून्य होता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है। उसका कभी आप उसकी निंदा मत करिए, बात को पहले समझिए कि आखिर उसको ज्ञान कितना है। मैं बहुत से नेताओं को जानता हूं कि सिर्फ पैसा के लिए राजनीति में आए तो पैसे के लिए ही राजनीति करते और खत्म हो गए। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि नौकरी के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद नौकरी इसमें आए, क्योंकि राजनीति को उन्होंने पार्ट टाइम जॉब समझा, जबकि ऐसा है नहीं। राजनीति इज ए फुल टाइम जॉब और पॉलिटिक्स इज ए लॉन्ग टर्म गेम, नॉट ए शॉर्ट टर्म गेम। ये एक दीर्घकालीन खेल है, दीर्घकालीन कार्य है, अल्पकालीन कार्य नहीं है। इसी तमाम बातों को जब मेरी उम्र 20 साल के ऊपर हुई, जब मैं समझदार हुआ, 20 साल की उम्र में, बल्कि 15 साल की उम्र में मैंने प्रधानी का चुनाव देखा सन 72 में। तो सन 72 में जब हमारे गांव में हमारे परिवार के सज्जन चुनाव हार गए प्रधानी का, तो बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद सन 72 आता है, 72 में हार गए, और उसके बाद सन 82 आता है, 10 साल बाद। तब मैं हाई स्कूल में था और 82 में यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकल आया, वकालत पढ़ के निकल आया। और उसी समय मैंने अपनी गांव सभा को अलग कराया और उसमें आधे से ज्यादा वोट अपनी समाज के थे, पाल समाज के थे, गडरिया समाज के थे। और पूरे गांव के सामने ये पहले उनको वोट मिला था पूरे गांव का, तो उन्हीं को प्रधान बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां दूसरे सज्जन प्रधान होकर के और वही हो गए, क्योंकि वो बड़ी जाति के थे, बड़े प्रभावशाली थे। मैं जाति का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि इससे नफरत पैदा होती है किसी के प्रति, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसी को स्पेस दे दोगे, अगर आप किसी को रास्ता दे दोगे, तो राजनीति में आपसे जले कितने आगे चले जाएंगे। तो राजनीति का पहला पार्ट यह है कि कभी किसी को स्पेस मत दो। वक्त के बाल आगे होते, पीछे नहीं होते। अगर वो साल निकल गया
82 में मैंने जब गांव की मीटिंग बुलाई और मैं प्रधान उन्हीं को चाहता था जो हारे थे 72 में, मगर वो लड़ने को तैयार इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने कहा कि मैं लंबरदारों से नहीं लड़ूंगा। मेरी उम्र बहुत कम थी, 24-25 साल थी, क्योंकि 5/9/57 मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसमें। वैसे में हकीकत में मेरी 22/12/57 है, जिसकी कुंडली वगैरह बनी हुई है, लेकिन मानी जाएगी हाई स्कूल की, यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, इसलिए वही है। और 5/9/57 जो मेरी डेट ऑफ बर्थ लिख दी जिसने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं गुरु जी का, जिन्होंने लिखा होगा मेरा, जब मैं कक्षा 4 में मेरे बाबा ने भर्ती कराया था डायरेक्ट, तो शिक्षक दिवस था, इसलिए हो सकता है उसका असर पड़ा। और आपके बीच में मैं शिक्षाप्रद बातें करता हूं। हर चीज का नाम का भी असर होता है, काम का भी असर होता है, संगत का असर होता है। इसलिए दोस्तों, राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो त्याग सीखो, मेहनत करना सीखो, और सिर्फ अकेले इसी फेसबुक पर लाइक करना मत सीखो, फेसबुक पर कमेंट करना मत सीखो। फेसबुक पर जो बात आपको मैं बता रहा हूं, जो आप तक पहुंच रही है, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, अन्य मीडिया के जरिए, जो सतीश पाल कहते हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो तो जैसे दवा बहुत अच्छी किसी डॉक्टर की हो और तुमने 500 रुपया या 1000 रुपए फीस दी हो, लेकिन दवा लेकर के भी आओ और खाओ नहीं, तो दवा तुमको क्या असर करेगी। अगर बात आप हमारी सुन रहे हो तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16 जुलाई को सन 2023 को, कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं 2026 में गणरियों को पूरे देश में सब जातियों से सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। कैसे बना दूंगा अभी बताता हूं। उसके लिए आप सब नशा छोड़ दीजिए, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे शराब हो, चाहे जो नशे हो, क्योंकि मैं तजुर्बेकार हूं। मैं शराब बहुत पीता था, गोश्त खाता था, गोश्त खाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि तमाम देश मछली के ऊपर और तमाम लोगों का आहार है, जीव आहारा, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं। और हमारा तो जो पेशा हम लोगों का था है भेड़ बकरी पालना, तो जब बकरी आती है तो हमारी बकरी, जितने बकरे सब बिक जाते हैं। आजकल तो आप लोगों ने पैसे छोड़ दिया है। अभी मैं कई बार कह चुका हूं कि 50% की छूट आई है। अगर आप 100 बकरी पालते हो, 5 बकरा पालो उसमें, तो आपको 20 लाख रुपया में 10 लाख छूट मिलेगी। और 500 बकरी अगर आप पालो और 25 बकरे उसमें आप पालेंगे तो आपको 1 करोड़ में 50 लाख रुपया छूट आएगी। और मैंने बहुत लोगों के कराए हैं और मैं करा रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा कि राजनीति में आइए और कहिए और करिए और ईमानदार बनिए, और जो हम कहें आपको दांव बताएं। मैं आपको ऐसे दांव बताऊंगा जैसे महाभारत में जब जरासंध और भीम के बीच युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने भीम को दांव बताया। जब आखिरी में भीम की ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि उन्हें बड़ा अहंकार था कि हमको कोई मल्ल युद्ध में नहीं मिला, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें देखूंगा और लड़ाऊंगा कहीं, और जरासंध से लड़वा दिया। जरासंध रोज भोले बाबा का अभिषेक करता था, और जब वो अभिषेक करके निकलता था तो लोगों को दान करता था। किसी को जो वो मांगते थे कोई ना ही नहीं करता था। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में इन लोगों को लेकर के पहुंच गए भीम को, और उन्होंने जब कहा कि बर्ताव मांग लो, तो उनका मैं आपसे मल्ल युद्ध मांगता हूं। तो उनका कौन? तब इन लोगों ने अपना भेष खोला, तो उनका अच्छा छल करके आए हो, चलिए मैं मना नहीं कर सकता, और युद्ध हुआ। और भीम को इतना उठा उठा के दे मारा कि रात में भागने वाले थे। कौन? कहा भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। तब उनका कोई बात नहीं, और फिर उन्होंने दांव बताए। दूसरे दिन दांव बताया कि तुम मेरे तरफ देखना, और उन्होंने एक सीख उठाई और उसको फाड़ करके फेंक दिया। समझ गए भीम? उन्होंने पैर के ऊपर पैर रख करके उसको बीच से फाड़ दिया और फेंक दिया, दोनों तरफ फिर जुड़ गया वो। तब उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने फिर सीख उठाई और उसको इधर उधर फेंक दिया, और उसको पूरी ताकत लगा करके उसने उसको फाड़ करके इधर से उधर फेंक दिया। मैं नहीं कहता कि आप किसी को फाड़ के फेंक दो, लेकिन है दोस्तों, आज तुम कहां खड़े हो? तुम अपने अतीत को जानो। मैं सिर्फ जातिवाद पे बात नहीं कर सकता, मैं नेता हूं, लेकिन मुझे करना इसलिए पड़ रहा है कि आज आपकी बिरादरी का एक भी लोकसभा सदस्य उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी गणरिया सांसद नहीं है।
एक भी पाल नहीं है, और बघेल के नाम पर भी एक नहीं है। शेड्यूल कास्ट है, उसको क्या आप मानोगे अपना? इस बात पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपका वोट लिया जा रहा है, आपको जने कहां घुसेड़ा जा रहा है, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। अरे सतीश पाल, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कैसे आपको करेंगे? मैं चाहता हूं, आज सत्ताधारी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, आपने बहुत बीएसपी को वोट दिया, बीएसपी ने आपको एक आदमी को, पहले 2 आदमी को टिकट देती थी, बाद में एक आदमी को 3 बार टिकट दिया लगातार हारते रहने पे, तब वो पैसा नहीं लेती थी बीएसपी। और राजा रामपाल यहां पर 2004 में सांसद बन गए, 1996 हारे, 98 हारे, 99 हारे, पहले हारे 32,000 थे, 99 में हारे 99,000 से, और 98 में हारे 99,000 थे, और 99 में मात्र 3200 से हार गए। तब मुझे बहुत कष्ट हुआ था। 2004 में फिर मैंने उनका समर्थन किया। मैंने कहा सतीश पाल की राजा रामपाल से कोई विरोध हो सकता है, लेकिन संपूर्ण समाज से नहीं हो सकता है। संपूर्ण समाज के दर्द को देख नहीं सकते हम, और इसके बाद सपोर्ट किया। 2009 में भी सपोर्ट किया, इसलिए कि जब वो लोकसभा से निकाल दिए गए तो लोग कहने लगे कि गडरियों को तो जिता दो, लेकिन इनको तो अकेले नहीं चलाने की। इसके बाद वो जब पुनः कांग्रेस से लड़ने आए तो उसको किया। दोस्तों, अगर दर्द ना होता तो मैं प्रधानी में ना आता अपना सब छोड़ करके, और आज तक ना होता। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे साथ छल कहां किया जा रहा है, और छल से बचना चाहिए। तो छल इस समय जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जब कांग्रेस पार्टी बहुत सत्ता में थी तो वो मदांध थी, बसपा मदांध थी। जो भी मदांध हो उसके लिए सतर्क पहले हो जाओ, क्योंकि बड़ा पेड़ काटने के लिए जब लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है तो उसमें कुल्हाड़ी का बेट पड़ता है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो चमचे हों, जो समाज के लिए कोई काम ना करते, उनको बड़े पदों पर बैठा दो, समाज उनके पीछे घूमने लगेगा, चमचे उनके पीछे घूमने लगेंगे, बेईमान उनके पीछे घूमने लगेंगे। दोस्त, मित्रों, भाइयों, बहनों, जब मंडल कमीशन आया था 77 में, जब आरक्षण हुआ था बैकवर्ड का, तुमको क्या मिला? आज तुम्हारा एक कलेक्टर नहीं है, एक कलेक्टर नहीं है काशी में, एक कलेक्टर नहीं है केवट में, एक कलेक्टर नहीं लोधी में। दोस्तों, कौन सबसे ज्यादा IAS IPS होंगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे? आपके बीच जब पढ़ते लिखते नहीं हो तो क्या बनोगे? इसलिए आपके उसमें मैंने जो निकाला 2001 में, माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, मैं बीजेपी में था, मैंने कहा कि इसमें विभाजन करो, पिछड़े वर्ग में, और अति पिछड़ा अति दलित दोनों में विभाजन कराया। आज बीजेपी उसी के बल पे आई और आज नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा लड़ाई राजभर जी लड़ते थे, फिर आ गए, देखें लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन सतीश पाल लड़ने के लिए तैयार है। आप मेरी बात सुनिए, आपको बता रहा हूं, अगर राजनीति में आप तरक्की चाहते हो और नौकरियों में आप अगर भागीदारी चाहते हो, तो जब तक मंडल कमीशन में विभाजन नहीं होगा और प्राइवेट कंपनियों में भी जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, वो भी अति पिछड़े के लिए, तब तक तुम्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसलिए आप लड़ो मंडल कमीशन में विभाजन के लिए, और उसके लिए लड़ने के लिए बड़ी रैली होनी चाहिए, और 3 दिन की रैली होनी चाहिए, जिस दिन आपकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, सिर्फ गडरियों की मैं उत्तर प्रदेश में गिना रहा हूं, 4थे नंबर की कौम है बैकवर्ड क्लास में, लिखा पढ़ी में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, परिवार रजिस्टर के आधार पर 4.43% आबादी है विद इन बैकवर्ड। सबसे ज्यादा है यादव की, अहीर की, नंबर 2 पर है आपकी कुर्मी की, नंबर 3 पर लोधी की है 4.90 और 4.43। लेकिन लोधी इसलिए ज्यादा होता है MLA MP क्योंकि वो कलेक्टिव रहता है, और आप इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप स्कैटर्ड हो। स्कैटर्ड के माने होता है बिखराव की, कि पूरे उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉक में, 75 जिले में, 18 मंडल में आप सब जगह रहते हो, हर ब्लॉक में रहते हो।
और हर ब्लॉक में कम से कम 20 गांव से कम आपके नहीं है। तो आप पहले, आज हमारा जितने लोग सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज 16 अगस्त 2023 को कि अगर आप 2026 में सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपना आचरण ठीक करो कि कोई नशा और जुआ और झगड़ा नहीं करेंगे, पारिवारिक झगड़ा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, परहित करेंगे, दूसरे समाज को भी अच्छी तरीके उसकी सेवा करेंगे, जातवादी भावना नहीं रखेंगे, राष्ट्र के लिए सोचेंगे और समाज को ऊपर बढ़ा करके आप एक संगठन बनाएंगे, उसमें अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। अति पिछड़े में कौन है? केवट है, कुम्हार है, राजभर है, तेली है, तमोली है, नाई है, बारी है, ये सब है। इनमें कुर्मी को भी मिला लो, क्योंकि ये भी अति पिछड़ा उन्होंने उसमें लिख दिया था। लेकिन इनके सबसे ज्यादा आज इनकी 7.43% 40% उत्तर प्रदेश में आबादी है, 22 एमएलए हैं। लोधी समाज की 4.90 है, उसके 22 एमएलए हैं। कुर्मी के 42 एमएलए 7.40 में और 4.90 में लोधी के 22 एमएलए। और उसके बाद की है गडरिया, उसके सिर्फ 2 एमएलए हैं। एक अजीत पाल भाजपा से और सपा से पूजा पाल, वो सपा की है। और उनके बारे में आगे मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरी बहन है, मैं क्या कहूं उसके बारे में। मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, शर्म करो कि तुम्हारी इतनी बड़ी बिरादरी होने के बाद तुम्हारा सिर्फ 1 एमएलए है, 1.5 एमएलए, 2 एमएलए। जब मैं बात करता हूं बीजेपी में तो वो कहते हैं कि टुंडला में नहीं है वो। हमने वो तो शेड्यूल कास्ट है भैया, जो मेरी जाति से गया। हम तो बैकवर्ड क्लास के हैं, हम चरवाहे हैं, हम गडरिया हैं। आप हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं महाराज? आप बता दीजिए। एमपी एक भी नहीं है, आपने एक भी पाल को टिकट नहीं दिया। 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया तो यही बात हमने महेंद्रनाथ पांडे जी से, श्री महेंद्रनाथ पांडे जी से कही थी। तो बोले अरे मैंने आपको इतनी पक्की सीट दे दी। हमने कहा आपने एक शेड्यूल कास्ट की सीट छुड़ाकर और एक दूसरे गडरिया को वहां पे दे दिया और वो सर्टिफिकेट के आधार पर दे दिया। आज उस पर मुकदमा चल रहा है, हाई कोर्ट में चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या हमारी जात को आप झगड़े में डालना चाहते हो? दोस्तों, कभी भी अगर किसी को अपनी कौम को आगे बढ़ाना है तो उसको अपनी कौम को झगड़े में नहीं डालना चाहिए, अपने परिवार को झगड़े में नहीं डालना चाहिए। झगड़े से साफ सुथरा रखना चाहिए। एक कहावत है कि अगर आपको किसी से दुश्मनी हो तो उसे पुरानी गाड़ी खरीदवा दो और झगड़े की जमीन खरीदवा दो। तो पुरानी गाड़ी में वो उसको ठीक करता रहेगा और झगड़े की जमीन खरीदवा दो तो वो झगड़ा का मुकदमे लड़ता रहेगा। तो वही दशा आज की तारीख में आप सबकी हो रही है। दोस्तों, मुझे बोलते बोलते 20 मिनट के आसपास हो गया है। मेरी जो इसकी टीम है पूरी, मानवेंद्र प्रताप, दिनकर प्रताप, अमित सिंह जी, अमिताभ जी, बालचंद पाल जी हमारे दिलीपपुर के हैं, ये सब लोग आज बैठे हैं और कुछ हमारी टेक्निकल टीम है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 2024 की तैयारी करो, नहीं तो ऐसे हाथ मलते रह जाओगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं आर पार की लड़ाई के मूड में हूं। आप मेरी सिर्फ एक बात करना कि एक दिन अगर आप लखनऊ में 2 लाख की संख्या में 3 दिन सिर्फ बैठ जाओ, लड़ाई आर पार की हो जाएगी। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।